हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आज अपन फेडरलिज्म के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख के आए और आके आप इस वीडियो से मेरी जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म 2 पार्ट नंबर 2, इसका लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इसकी डेफिनेशंस क्या थी और फेडरलिज्म के फीचर्स क्या थे। ठीक है, in this video we will discuss about why most of the democratic countries adopt federal structure of the government instead of unitary। ठीक है बेटा, तो याद रखिए यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज ज्यादातर कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर को क्यों अपना रही हैं, किसके बजाय, यूनिटरी मेथड के बजाय, यूनिटरी स्ट्रक्चर के बजाय। ठीक है, तो अपनी कॉपी में अपने नोट्स बना लिए होंगे बच्चों। एक चीज और, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल भूपेंद्र प्रताप पे जाके आप नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आप वापस क्या कर सकते हैं, वहां से इसको प्रिंट आउट करके आप या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बना सकते हैं। मैंने वहां पे पूरे नोट्स आपको दिए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। राइट, तो आज अपनी कॉपी में क्या हेडिंग डालेंगे, व्हाई most of the democratic countries of the world adopt federal structure instead of यूनिटरी। ठीक है बेटा, मतलब मेरा इसका मतलब ये है बेटा कि आज जो दुनिया भर की ज्यादा कंट्रीज हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर को क्यों अपना रही हैं। ठीक है बेटा, अब जरा समझते हैं इस चीज को, बहुत ही प्यार से समझिएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। ठीक है बेटा, नाउ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक सोसाइटी जिसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 10 मेंबर्स है तो उसको अगर एक बंदा कंट्रोल करता है तो वो आपकी यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर एक सोसाइटी 100 मेंबर्स की है तो उसको कहीं ना कहीं आपको 2 बंदों को पावर देनी पड़ेगी, जो कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स a country having a vast geography and a large number of population। ठीक है, मतलब अगर एक कंट्री के पास ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी ज्योग्राफी ज्यादा है, then it is difficult to administer the country from single center। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा आपके पास एथनिक ग्रुप्स हैं, ज्यादा रिलीजन है, डाइवर्सिटी है रिलीजन की, तो इस चीज का मतलब हुआ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर एक लेवल की गवर्नमेंट से इसको एडमिनिस्टर करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इज इट क्लियर? तो क्या इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं बच्चों? क्या इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं? यस, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसमें, क्या लिखेंगे बच्चों कि कंट्री हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, vast geography, diversity of religion, diversity of language, difficult to rule from single center। बात समझ में आ गई बेटा? A country having a large number of population, vast geography, diversity of religion,
diversity of language, difficult to rule from single center. That is why most of the countries of the world adopt federal structure instead of unity. Is it clear? Is it clear? Now, this is the first point. The second point is because power sharing is spirit of democracy, it strengthen the democracy through participation. That is why most of the democratic countries adopting a federal structure instead of a unitary. Is it clear? बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे पढ़ाने का ही नहीं है, आपको समझाने का है, क्योंकि यार सारे टीचर्स क्या करते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, जो मतलब प्रीवियस में आया पढ़ा दिया। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते क्या? जब आपको फेडरलिज्म पूछा है तो की फीचर, जब आपसे फेडरलिज्म के पूछा है तो इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब यह है बेटा कि फेडरलिज्म क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या आप लिख नहीं सकते ऐसे आंसर्स? इज इट क्लियर? नाउ ये मैंने आपको बता दिया। वी हैव डिस्कस्ड व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्ट फेडरल स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ यूनिटरी। ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर बेटा? अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है बेटा। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? दोनों पॉइंट मैंने आपको दिए हुए हैं बच्चों नोट्स में, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, आप नोट से ले लीजिए, बट ये सब पॉइंट्स आपको ना कहीं मिलेंगे नहीं सर, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है बेटा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा फेडरलिज्म इन इंडिया होगा, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक जो होगा हमारा फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक हमारा होगा फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक हमारा होगा दोस्तों फेडरलिज्म इन इंडिया। इज इट क्लियर? नाउ अब अगर हम बात करें फेडरलिज्म इन इंडिया की, तो हमने ये फेडरलिज्म क्यों अपनाया? सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमने फेडरलिज्म को क्यों अपनाया, पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं ना। अगर हम बात करें हमारे आजादी की, तो 1947 में जब हमारा हमको फ्रीडम मिला, देन वी सॉ वास्ट यू कैन से ब्लड शेड पार्टीशन, ठीक है बेटा। मतलब ऐसा पार्टीशन हुआ था जहाँ पे लोग जो कुछ लोग हमारे उधर गए थे, कुछ लोग उधर से यहाँ आए, तो इसके बीच में बहुत खून खराब हुआ था। और इस खून खराबे के दौरान हमने ये महसूस किया कि अगर एक रिलीजन के बेस पर अगर कोई कंट्री बनती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आ सकती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी डाइवर्सिटी है और हमारे यहाँ पे लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, आप देखोगे रिलीजन की डाइवर्सिटी है, मल्टीपल रिलीजन यहाँ पर क्या करते हैं रहते हैं, ठीक है। उनके यहाँ पर हैबिटेट है। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमारे यहाँ पर आप जब हमारा इंटीग्रेशन हो रहा था, ठीक है, जब पटेल साहब हमारा इंटीग्रेशन करवा रहे थे, तब भी बहुत सारे यहाँ पर उनके बीच में ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो हमने फेडरल क्यों चुना? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एंड्योर विद द पार्टीशन, ठीक है। तो इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा बच्चों, ठीक है। इंडिया हैड emerged an independent state after
ए ब्लड शेड पार्टीशन, ब्लड शेड पार्टीशन, ठीक है। नाउ एंड इंडिया हैज large diversity of religion, language, right? We have diversity of religion, language, and also a vast geography to administer. Yes, India had emerged an independent state after a bloodshed partition, and India have large diversity of religion, and also diversity of language and a vast geography to administer, ठीक है, to rule, ठीक है, you can say to rule। अब जब इतनी बड़ी ज्योग्राफी है ना किसी कंट्री के अंदर, तो यार डिफिकल्ट है उसको रूल करना एक सिंगल सेंटर से, ठीक है। उसको क्या है, डिफिकल्ट है क्या करना बच्चों, एक सिंगल सेंटर से उसको एडमिनिस्टर करना। इज इट क्लियर ना? अगर ऐसा है तो हमने क्या अपनाया, Hence, India adopted a federal structure of government instead of unitary। However, हालांकि we adopted a quasi फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। हमारा बहुत बड़ी ज्योग्राफी है और इसलिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है। और हमने कैसा फेडरल अपनाया है, क्वाज़ी फेडरल मींस center a little bit stronger than the state। Central government is a little bit stronger than the state government, that is referred to quasi federal। We have already seen coming together federal and hold together federal। The hold together federal is also the form of quasi federal, that is why it is India has adopted a federal quasi federal structure, because in India central government has more power than to the state। Is it clear everyone? Yes, इज इट क्लियर? वेरी गुड बच्चों, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, आगे लिखा है। अगर आप नोट करते चल रहे हैं बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं कैसा आपको बताना चाह रहा हूँ और कैसे आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर मैं ओरिजिनली बात करूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे ओरिजिनली बात करता हूँ तो अगर आपसे मैं ओरिजिनली बात करता हूँ तो ओरिजिनली हमारे इसमें कितने टीयर की गवर्नमेंट थी? 2 टीयर की गवर्नमेंट थी। ठीक है बेटा, तो अगर आपने लिख लिया हो साथ साथ में तो मैं ऊपर से क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद में आगे की चीजें मैं लिखते चलता हूँ आपके साथ साथ। ठीक है बेटा, तो साथ साथ लिखते चलिए, आपकी ना इसमें हैबिट बनी रहेगी कि आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं और मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप बोल रही हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट क्या करेंगे, इस चीज को आप मेरे साथ साथ क्या करेंगे बच्चों, नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करने की कोशिश करूं आपसे तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
originally Indian Constitution have two tier of गवर्नमेंट। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टू टियर ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि 1915 में जब भारत आजाद हुआ था, 1950 में जब भारत आजाद हुआ था, तो हमारे पास कितने लेवल की गवर्नमेंट थी? 2 लेवल की गवर्नमेंट थी। कौन कौन सी थी बच्चे? एक थी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी बच्चों? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थी। मतलब सेंटर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और हर स्टेट में अपनी गवर्नमेंट होगी, राइट। बट बच्चों क्या हुआ? बट बाय दी 73rd and 74th Constitution Amendment, by the 73rd 74th Constitution Amendment 1992, third level of government was introduced as a local self government, ठीक है बेटा। थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत अच्छा शब्द है आपके लिए कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट आई वो एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज याद रखनी है बच्चों आप लोगों को, ठीक है, और ये एग्जाम में लिखनी भी है। नाउ अब इससे क्या हुआ? थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट से इससे क्या हुआ? इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो अगला हेडिंग अपनी कॉपी में डालेंगे बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या डालेंगे हेडिंग अगला? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? यहां तक आपको समझ में आ गया, पूरी पिक्चर समझ में आ गई ना। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? इसमें क्या होता है, पावर्स जो होती हैं, ठीक है, इसमें जो पावर्स होती हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या करती जाती है? ट्रांसफर की जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इन डिसेंट्रलाइजेशन powers are taken away from central and state government and given to the local self government, ठीक है ना। इन डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट। मतलब बेटा कि सारा काम सेंट्रल करता था, सारा काम कौन करता था? स्टेट करता था। तो अब इनसे पावर लेके किनको दे दो? तीसरे बंदे को दे दो, ठीक है। मतलब क्या था कि मैंने आपको सोसाइटी का एग्जांपल समझाया था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। मैंने आपको सोसाइटी का एग्जांपल समझाया था कि एक में 10 बंदे 100 बंदे थे, उसमें ए बंदे और बी बंदे के बीच में काम निपटाया गया था। अब ए और बी के बाद में सी बंदा ना, मतलब तीसरा बंदा भी ला दिया गया जो अब क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इज इट क्लियर? यस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेरी गुड। नाउ लेट अस take an example of decentralization is
In India we have gram panchayats. In India we have municipalities, right? So these are the examples of the decentralization. Is it clear now? Now let us overview of a structure of the local self government, right? So what is the structure of the local self government? Please pay attention to what I am going to teach is, please. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ by the 73rd and the 74th constitutional amendment. अब बच्चों को दिक्कत आ रही होगी कि सर व्हाट इज constitutional amendment? Little bit change or change in the provisions of the constitution. मतलब पहले ये था, उसको चेंज करके ये कर दिया गया. किसको? constitution को. तो उसी को बोलते हैं constitution amendment. Is it clear? Now by the 73rd and the 74th constitution amendment, third level of the government was introduced as a local self government, as a local self government, right? As a local self government. Now we have two type of local self government. We have two types of local self government. The first one is you can say gram panchayats. The first one is gram panchayats, or you can say that for rural India, for rural मतलब गांव वाले क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत होगी. ठीक है, पंचायत बोलते हैं इसको, नॉट ग्राम. मतलब ग्राम पंचायत हो गया लेकिन पंचायत बोलते हैं. ठीक है बेटा, इसको पंचायत बोलते हैं. ग्राम पंचायत का तीसरा, इसी का भी जो आपकी पंचायत है इसका भी थर्ड लेवल आएगा. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पंचायत. ठीक है, पंचायत फॉर रूरल. ठीक है, और उसके बाद आपका अर्बन के लिए जो आता है, अर्बन के लिए म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है, ये किसके लिए आएगा? अर्बन के लिए आएगा. ठीक है बेटा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका पंचायत आएंगी जो कि रूरल इंडिया मतलब विलेज वाले क्षेत्र के लिए आएंगी, और म्युनिसिपैलिटीज किसके लिए आएंगी? अर्बन के लिए. ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन का हिस्सा था. और इसमें क्या किया था इन्होंने? थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को क्या किया था बच्चों? इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए. मैं 1 मिनट में आता हूँ. फटाफट इसको क्या करेंगे बच्चों? नोट करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, यही से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. अब अगर इन्होंने पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को लेके आए हैं तो अब क्या प्रोविजंस है इसके? तो डिसेंट्रलाइजेशन में इन्होंने लोकल सेल्फ, जो लोकल के लोग होते हैं, ठीक है, स्थानीय लोग होते हैं, इनका पार्टिसिपेशन किया. और इनका पार्टिसिपेशन करने के बाद में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर इनकी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया बेटा. यहाँ पर क्या किया गया? रिजर्वेशन किया गया कि 1/3 जो सीट्स होंगी वो किसकी होंगी? वुमेन्स की होंगी. वो किसकी होंगी? वुमेन की होंगी. 1/3 सीट, अगर मान लो 30 मेंबर है, 30 मेंबर से 10 कौन होने चाहिए? वुमेन होने चाहिए. क्या होने चाहिए? इनको वुमेन होने चाहिए. और इनको क्या दिया गया दोस्तों? इनको क्या दिया गया? आप कहेंगे कि एडमिनिस्टर करने का पावर दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दी गई. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दी गई किसके लिए? लोकल पीपल को. ठीक है, लोकल पीपल को. आपने सुना होगा ना, सरपंच जो होता है वो इसी में होता है. और यानी उसकी बात अगर मैं बात करता हूं तो जो फाइनेंशियल पावर थी ना, जो फाइनेंशियल पावर थी, फाइनेंशियल, वो इनको नहीं दी गई. फाइनेंशियल पावर नॉट गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकॉज दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट. वो आज भी किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, और इसका जो इलेक्शन करवाएगा वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा. कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है, द इलेक्शन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंडक्ट बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है, एंड यू नो द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द सबऑर्डिनेट बॉडी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या है? ये सबऑर्डिनेट बॉडी है. ठीक है, तो इसका इलेक्शन कौन करवाता है? आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है. ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? प्लीज ये नोट्स ये आपको नोट करना है, फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों. ठीक है, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की.
देन आफ्टर हमको कुछ नहीं करना है, छोटा सा आपके 2-3 पॉइंट रह जाएंगे जो मैं आपको फेडरलिज्म के टाइम पे करवा दूंगा, इसको फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है बेटा, फटाफट से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं बच्चों, यहां तक इसको कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड हियर, लेट अस कंक्लूड हियर, लेट अस कंक्लूड हियर एंड वी विल फर्दर you can say continue with chapter number 2 part number 3 of this video from next Monday onwards. So thank you so much for joining the class. Make notes of out of it, and then after please collect notes from my telegram channel. Please search Bhupendra Pratap and collect notes from there. Then after we will discuss the part 3rd of this chapter. Then from the month of September we have approximately, you can say, 5 or 6 months for our examination. So please pay attention and please go for a practice, because you have a big battle, because you can say you have a big battle to win over the first phase of your life, the class 10th board. So thank you so much for joining the class. Thank you so much.